और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एनडीटीवी को दिए अपने बयान पर कायम है। पवार ने एनडीटीवी ग्रुप के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया को दिए इंटरव्यू में अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की बजाय सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच को बेहतर बताया था। कल मीडिया ने जब उनसे यही सवाल फिर से किए तो पवार ने अपनी बात को दोहराया और जेपीसी जांच की बजाय सुप्रीम कोर्ट की समिति से ही जांच करवाने को बेहतर बताया है। कांग्रेस और कई दूसरे विपक्षी दल अदानी उद्योग समूह मामले में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रमुख विपक्षी नेता और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बार फिर जेपीसी की बजाय सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच को बेहतर बताया है। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्यों की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। एक दिन पहले ही शरद पवार ने एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जेपीसी की मांग को व्यर्थ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच को ही सही बताया था। पवार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए अदानी को टारगेट किए जाने का दावा किया। ये इश्यूज जो रखे गए, वो रखने वाले कौन है, इसकी सोचने की आवश्यकता थी। हमने तो कभी नाम भी सुना नहीं था जिसने स्टेटमेंट दे दिया। नंबर 2, इसकी बैकग्राउंड क्या है। नंबर 3, जो कुछ इशूज रेज करते हैं और इससे देश में हंगामा होते हैं, तो इसकी कीमत देश की ओवरऑल सिचुएशन, इकोनॉमिक, इसको कितनी देनी पड़ती है, ये बातें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ टारगेट किया गया इससे लगता है इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल ग्रुप इस देश का, इसको हमला किया गया ऐसे लगता है। शरद पवार के इस बयान के बाद विपक्षी एकता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में एमवीए के 2 और प्रमुख घटक दल शिवसेना और कांग्रेस इसे शरद पवार का व्यक्तिगत मत कहकर टकराव से बचते नजर आ रहे हैं। शरद पवार जी का वो व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन जेपीसी उसमें होना ही चाहिए और बगैर जेपीसी से इसका वास्तविकता आगे आ नहीं सकती है। सभी दल के वहाँ पर सांसद होते हैं, उनकी संख्या सत्ता पक्ष की ज्यादा है तो उनके ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जब जनता के सामने आएंगी तो आने दो ना। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है। तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है न्यायालयीन जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, ना महाराष्ट्र में आएगी, ना राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। शरद पवार के इस बयान का विपक्षी एकता पर भले कोई असर न हो, लेकिन इससे कारोबारी घरानों को सियासी लड़ाई में घसीटने की कांग्रेस की कोशिश को बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि पवार ने साफ कहा है कि सरकार को घेरने के लिए पहले हम टाटा बिरला को निशाना बनाते थे, लेकिन जब हमने उनके योगदान को देखा तो हैरान रह गए थे कि क्यों हम टाटा बिरला कर रहे थे। आज उनका नाम आगे नहीं है, अब अदानी अंबानी आ गए हैं। इसे सरकार पर हमला करना हो तो अदानी अंबानी का नाम लिया जाता है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और अब आगे बढ़ते हैं। पटना में कल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से हज भवन में इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। इस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान नीतीश कुमार से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू को लेकर सवाल किए गए। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है ये उनकी अपनी इच्छा है। शरद पवार ने बोला जेपीसी की जरूरत नहीं है अडानी इशू में, अडानी मामले पे अभी तो वही ना बताएंगे, जैसे आप कह रहे हैं हम भी देख रहे हैं उनका। वो बोल रहे हैं कि अंबानी अडानी का अर्थव्यवस्था में बहुत वो कह रहे हैं लोगों की राय अपनी अपनी होती है। आज भी हम अभी देखे सूरज भाई आ रहा है, उसमें देखे तो कौन क्या बोलते हैं उनकी अपनी इच्छा है। और उधर एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का चैप्टर हटाने का मुद्दा जो है वो भी गरमाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लाल किला हुमायूं के मकबरे को कैसे छिपाएंगे, सरकार अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। तारीख मिट नहीं सकती, आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे। शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे। लाल किला है उसको कैसे छुपाएंगे। हुमायूं का टॉम जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल देखा जाता है उसको कैसे छुपाएंगे, किस चीज को छुपाएंगे। ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तारीख बदलेगी नहीं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। सचिन पायलट ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने गहलोत को 2 बार चिट्ठियां लिखी हैं और गहलोत ने चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जो वसुंधरा राजे सरकार पर आरोप थे भ्रष्टाचार के, उनको लेकर मैंने चिट्ठियां लिखी थी। तमाम तरह की जो करप्शन की बातें थी उस पर मैंने उनको लिखा था, लेकिन कोई जवाब उन्हें नहीं मिला है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कोई कार्रवाई अशोक गहलोत ने नहीं की। सचिन पायलट ने यहां पर यह भी कहा कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम जनता के सामने क्या जवाब देंगे, क्योंकि जो वादे हमने जनता से किए थे जिसके चलते हम सत्ता में आए वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सुनवाते हैं आपको सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग 1.25 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है, मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में है। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया।
आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के एनआरआई सिटी में रहने वाले अमेरिकी व्यापारी से तंत्र मंत्र के सहारे दिल की बीमारी ठीक करने का झांसा देकर एक तांत्रिक और उसके साथियों ने 3.25 करोड़ की ठगी की है। व्यापारी की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से वारदात के लिए इस्तेमाल 1 लैपटॉप, 2 चेक, 4 मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी बरामद की है। पूरी वारदात को इन ठगों ने बहुत ही शातिर अंदाज में अंजाम देते हुए अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक 2 करोड़ 75 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके साथ ही आरोपियों ने पीड़ित से $35,000 भी लिए हैं। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और एक महिला आरोपी की तलाश फिलहाल की जा रही है। और यूपी में हुए प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ दिल्ली में अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश कर रही है। दिल्ली में असद के 3 मददगारों की भी पहचान हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद दिल्ली में छुपा हुआ था, ये जानकारी मिली थी। सूत्रों के मुताबिक असद ने दिल्ली में रहने वाले अपने एक पुराने ड्राइवर को मेरठ भी भेजा था, जो उसके लिए पैसे लेकर वापस दिल्ली आया था। यूपी एसटीएफ दिल्ली एनसीआर में असद के मददगारों की भी तलाश कर रही है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद हत्या के कुछ दिन बाद कई दिन तक दिल्ली में रहा और यहां पर उसकी 3 लोगों ने मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद का पुराना ड्राइवर भी दिल्ली में ही रहता था और उसने भी अतीक के बेटे असद की मदद की। असद के कहने पर वो मेरठ से एक शख्स से पैसे लेकर आया था और वो पैसे उसने असद को दिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन तीनों की पहचान करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उन्हें आर्म्स एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन तीनों मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो यूपी एसटीएफ है वो काफी सरगर्मी से दिल्ली और एनसीआर में असद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि उसके बाद से असद का उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक किसी भी शूटर या मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस मामले में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कई राज्यों में दबिश दे रही है, लेकिन अब तक अतीक अहमद के बेटे, उसकी पत्नी और जो बाकी के मुख्य शूटर हैं उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है और ना ही वो गिरफ्तार किए जा सके हैं। तो एक बड़ी खबर यही है कि उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद का बेटा असद दिल्ली रुका था और दिल्ली में 3 लोगों ने उसकी मदद की थी, जिनमें एक अतीक अहमद का पुराना ड्राइवर है। यहाँ से उसने पैसे मंगाए मेरठ से और उसके बाद फिर यहाँ से वो गायब हो गया है। तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उन 3 लोगों को दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है और वहीं जो यूपी एसटीएफ है वो लगातार असद और बाकी शूटरों को पकड़ने के लिए लगातार अलग अलग शहरों में दबिश दे रही है।